इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा पॉइंट, इट एक्ट एज कैरियर, इट एक्ट एज कैरियर, इसीलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया जाता है? सो ऑल्सो कॉल्ड नोन एज कैरियर डीएनए, या इसी को हम लोग बोलते हैं वेहिकल डीएनए। तो आप इसको कैरियर या वेहिकल डीएनए के नाम से बुला सकते हैं, दोनों नाम यूज होते हैं। प्लाज्मिड के बारे में अगर बेटा बात किया जाए तो आपने इसका स्ट्रक्चर को देखा ही था। हम लोगों ने बोला था कि ये कोई भी बैक्टीरिया अगर होता है तो इस बैक्टीरिया के पास इसका खुद का मेन डीएनए होगा। तो इसका खुद का मेन डीएनए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका सर्कुलर मेन डीएनए यहाँ प्रेजेंट होता है। और इसी मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए इसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मिड। ये ऑप्शनल है कि सब में होगा? ऑप्शनल है। तो हम लोगों ने लिखा था कि ऑप्शनल है, किसी में हो सकता है और किसी में नहीं होगा। अगर प्लाज्मिड नहीं होता है तो उस बैक्टीरिया को कैसे देखते हैं? फीमेल जैसा। बात पक्की बात है ना? तो ये बात हम लोगों ने करी थी। इसको हम लोगों ने लिखा था कि ये ज़ीनोफोर होते हैं। तो इसको हम लोगों ने लिखा था बेटा ये ज़ीनोफोर होते हैं। तो प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको नजर आता है। अब टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड की भी थोड़ी सी बात हो जाए, वैसे डिटेल नहीं पढ़ना है आपको। तो एक हेडिंग इसी में डालो, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। वैसे तो प्लाज्मिड के अलग अलग टाइप्स हैं, ढेरों टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो 3-4 टाइप पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टाइप इसमें आता है उसको हम लोग नाम देते हैं बेटा एफ प्लाज्मिड। उसका नाम है एफ प्लाज्मिड। एफ क्या इंडिकेट करेगा? फर्टाइल, यानी इसको बोलते हैं हम लोग फर्टाइल प्लाज्मिड। एफ फॉर फर्टाइल। तो ऐसा प्लाज्मिड जिसके प्रेजेंस होने के कारण हम उसको मेल या फीमेल कंसीडर करते हैं, ऐसे प्लाज्मिड को हम लोग एफ प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। यानी मान लीजिए कि मेल के पास है तो फर्टाइल प्लाज्मिड है, फीमेल के पास नहीं है तो उसको स्टेराइल प्लाज्मिड बोलते हो, या नहीं बोलते हो, फीमेल बोलते हो डायरेक्ट। तो एफ प्लाज्मिड क्या है? जहां प्लाज्मिड प्रेजेंट होगा वो फर्टाइल जैसे हैं, और जहां नहीं होगा वहीं आपको भेजना है, यानी आगे चल करके वो मेल फीमेल को फिर से मेल बनाएगा। तो ये एक सीक्वेंस आपको समझना होता है। तो पहला हो गया एफ प्लाज्मिड। दूसरा हो गया जिसको हम बोलते हैं बेटा आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या है? रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। आर फॉर रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है यार रेजिस्टेंस किसके लिए? किसी के लिए तो होगा, रेजिस्टेंस फॉर एंटीबायोटिक। जैसे आपने ये तो सुना होगा ना कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंटीबायोटिक के खिलाफ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज हो गया तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, पक्की बात है, और एंटीबायोटिक खाने से आपकी वो बीमारी सही हो जाती है अगर बैक्टीरियल है तो। यहाँ पे कुछ ऐसी भी बैक्टीरिया हैं जो उस एंटीबायोटिक को भी क्या करेंगे? झेल जाएंगे, मरेंगे नहीं, उनके खिलाफ वो रेजिस्टेंस है। जैसे पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, और कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो पेनिसिलिन रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, तो उस बैक्टीरिया को अगर आप पेनिसिलिन देंगे भी तो भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस है। ऐसे करके डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनके खिलाफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो कर सकता है, लेकिन सभी ऐसा करेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अरे यार हमने तो पहले ही बोल दिया कि प्लाज्मिड सबके पास होता ही नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस हो सकते हैं, उस एंटीबायोटिक का उनकी बॉडी पे कोई असर नहीं होना है। एक बैक्टीरिया हर एक एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक दो के खिलाफ रेजिस्टेंस हो सकता है। जिसके पास प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड नहीं तो फिर तो बात ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भी दूसरा टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। और रेजिस्टेंस किसके? रेजिस्टेंस अगेंस्ट
एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के खिलाफ। अब मैं यहाँ पे कोई नाम नहीं लिख रहा हूँ एंटीबायोटिक का, क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस होते हैं। ये टर्म भी आपको डिटेल में मिलेगा क्लास 12th में। अभी तो बस आप नाम सुन लीजिए इसका, यहाँ कोई मतलब नहीं है इसका, तो बस नाम सुनते जाइए। तीसरा जो प्लाज्मिड आता है उसको बोलते हो कॉल्सीन प्लाज्मिड, किसी को नाम देते हैं कॉल प्लाज्मिड, COL प्लाज्मिड। कॉल फॉर कॉल्सीन, और कॉलिशीन एक्चुअल में है क्या? कॉल्चीन इसको बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कॉल्चीन बोलते हैं, लिखते हैं कॉलिसीन है। कॉलिसीन क्या है? एक तरीके का केमिकल है, एक तरीके का केमिकल है। बैक्टीरिया के ऊपर, ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया के ऊपर कभी कभी एक केमिकल जमा हो जाता है। जैसे मान लीजिए बैक्टीरियल बॉडी है, इस बैक्टीरियल बॉडी के ऊपर एक केमिकल जमा हो गया। ये ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है बेटा, ये कॉल्सीन है। और ये कॉल्सीन जब जमा हो जाती है, ये केमिकल जब इसकी बॉडी पे जमा हो जाता है, तो कोई दूसरा पैथोजन, कोई दूसरा बैक्टीरिया, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म इस बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कि कॉल्सीन एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे काम कर रही है। किसके खिलाफ? किसी पैथोजन के खिलाफ। याद रखिएगा, टर्म छोटे छोटे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि पैथोजन के खिलाफ बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट कौन करेगा, आप बोलेंगे कॉल प्लाज्मिड। एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रोटेक्ट कौन करेगा? आर प्लाज्मिड। समझ में आ रहा है क्या? ये आपसे क्वेश्चन ऐसे घुमाएगा, लगेंगे सब एक जैसे, लेकिन सबका अलग अलग काम है। कॉल्सीन मैंने बोला है केमिकल है, जो एक्चुअल में सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। किसी के पास अगर होता है तो वो क्या करेगा? दूसरे पैथोजन या दूसरे ऑर्गेनिज्म से बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करेगा। पक्की बात है? तो लिखेंगे प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर पैथोजन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर पैथोजन या अदर ऑर्गेनिजम्स, तो उनसे बचाने के लिए कॉल प्लाज्मिड होता है। इसके अलावा एक और टाइप होता है, बस नाम लिख लो, RI प्लाज्मिड, और एक होता है बेटा TI प्लाज्मिड। आपको पूरे बुक में नहीं मिलेगा, कहां मिलेगा? 12th में। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, बायोटेक्नोलॉजी में। 11th में नहीं है। 11th में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लाज्मिड टर्म आया है, तो प्लाज्मिड पूरा पढ़ लीजिए यहीं पे। फिर 12th में भी आएगा, एक बार रिपीट या रिवाइज कर लिया जाएगा, या कम से कम सुना सुना तो लगेगा कि कुछ तो सुना है। RI प्लाज्मिड क्या है? रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसका पूरा नाम है। तो बस नाम दिमाग में रखते रहना, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है। रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। और TI प्लाज्मिड क्या है बेटा? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या काम है, क्या करते हैं, अभी कुछ याद नहीं रखना, अभी तो बस नाम याद रखो, TI, RI, कॉल, R प्लाज्मिड और F प्लाज्मिड, बस इतना याद रखो। इसमें से क्या पूछ सकता है आपसे इस लेवल पे? F। आपके क्लास 11 के लेवल पे क्वेश्चन सिर्फ F से पूछ सकता है, बाकी किसी से नहीं पूछेगा। बहुत उसको घुमाने का मन किया तो कॉल और R में चला जाएगा, लेकिन TI और RI तो आपको बायोटेक्नोलॉजी में ही मिलेंगे। तो बस ये नाम चूंकि आ गया था, इसलिए डिटेल हमने आपको करा दिया। इससे ज्यादा कोई प्लाज्मिड आपको नहीं पढ़नी है, चाहे 11th की बात करो चाहे 12th की बात करो। तो यही आपकी प्लाज्मिड खत्म हो जाती है। नोट हो गया है पूरा? नोट करिए, जो लोग नोट नहीं किए जल्दी नोट। प्लाज्मिड से क्वेश्चन आपके सीट में होना भी नहीं चाहिए। किंगडम ओमेगा से कभी क्वेश्चन होगा। है ना, शेप वगैरह से क्वेश्चन है, बाकी इसका डिटेल नहीं। अभी तो ज्यादा क्वेश्चन लगा नहीं होगा, 14 तक लगाओ। आज हो जाएगा ये, आज मोनेरा खत्म हो जाएगा। हो गया ये? तो ये हम लोगों ने खत्म कर लिया प्लाज्मिड। प्लाज्मिड की बात यही खत्म होती है। रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ नाम याद रखो बेटा, बाकी कुछ ना याद रखो। ये फैन बंद बनाओ। चलिए आगे चलिए। प्लाज्मिड के बाद हम लोगों ने साइटोप्लाज्म खत्म कर लिया, प्लाज्मिड खत्म कर लिया, जीनोफोर खत्म कर लिया, मीजोजोम्स खत्म कर लिए, राइबोसोम 70s आपको समझा ही चुका हूं।
तो अब बात आती है इसके न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन कैसे करेगा और न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या हैं, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये दो टॉपिक इसमें बचेगा। तो अगली हेडिंग डालो न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया या मोनेरा का न्यूट्रिशन सबसे जबरदस्त माना जाता है। बॉडी बिल्कुल सिंपल है, न्यूट्रिशन बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो न्यूट्रिशन के मामले पे ये सबसे आगे है बेटा। इसमें या तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, यानी अपना खाना खुद बना ले, और या तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, या तो ये हेट्रोट्रॉफिक हो सकते हैं। तो अगर अपना खाना खुद बनाएगा तो आप कहते हो कि भाई वो ऑटोट्रॉफिक है, अगर किसी दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड है तो हेट्रोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक में भी आपके दो टाइप्स हमने समझाए थे। पहला आपने पढ़ा था कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक, और इतना ही नहीं होता है, कीमो में भी फिर दो टाइप होते हैं और फोटो में भी फिर दो टाइप होते हैं। तो यही चीज यहां डिटेल करनी है, क्योंकि वहां तो मैंने केवल आपको क्लासिफिकेशन कराया था, यहां डिटेल कराऊंगा। फोटो ऑटोट्रॉफिक, तो एक हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक जो लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे, एक केमिकल के प्रेजेंस में अपना खाना बनाएंगे, तो कीमो ऑटोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी डिवीजन है बेटा तीन, या तो ये सैप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, सैप्रोट्रॉफिक हो सकते हैं, या तो ये पैरासिटिक हो सकते हैं। कभी कभी यार सिम्बायोटिक जैसा भी लगते हैं लेकिन दिखते नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, कीमो, फोटो, सैप्रो और पैरासिटिक, ये चार मोड आपको याद रखने हैं। अब कीमो ऑटोट्रॉफिक में भी दो कैटेगरीज है, फोटो ऑटोट्रॉफिक में भी दो कैटेगरीज है, जिसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्रोमैशियम, क्लोरोबियम, ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। तो इसको डिवाइड करिए, एक तरफ लिखिए फोटो ऑटोट्रॉफिक, एक तरफ लिखिए कीमो ऑटोट्रॉफिक। यहां अगर जगह हो तो लिखो, यहां जगह है कि नहीं है? यहां नहीं है जगह? हाँ, क्या लिखवाने की कोई जरूरत है क्या? सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो लिखवाने की कोई जरूरत है नहीं, सीधे कीमो में लिखिए, कीमो ऑटोट्रॉफिक। हाँ, इतना बना करके फिर रेड डालो कीमो ऑटोट्रॉफिक। अच्छा, ग्राम स्टेनिंग हो गया है क्या? स्टेनिंग प्रोसेस हुआ है? अभी नहीं। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव को भी क्लासिफाई नहीं किया गया। नहीं, बस बताया था। हो गया ये? कीमो ऑटोट्रॉफिक में नीचे ब्रैकेट में लिखो एरो दे करके, लिखो प्रिपेयर देयर ओन फूड, prepare their own food, prepare their own food by the chemical oxidation, by the chemical oxidation, prepare their own food by the chemical oxidation, chemical oxidation, केमिकल ऑक्सीडेशन के कारण एनर्जी रिलीज होगी और खाना बनाएंगे तो क्या कहलाएगा? कीमो ऑटोट्रॉफिक। अगर वो खाना फोटो या लाइट के प्रेजेंस में बनाते हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। अगर वो डिपेंड अपॉन डेड डिकेइंग मैटर, अगर वो किसी सड़े गले से खाना खाते हैं तो बेटा वो सैप्रोट्रॉफिक कहलाएंगे। तो लिख लो डिपेंड अपॉन डेड डिकेइंग मैटर, और किसी लिविंग होस्ट पे अगर डिपेंड है, डिपेंड अपॉन लिविंग होस्ट, तब आप उसे बेटा पैरासाइट के नाम से जानते हो। तो चारों आपको आना चाहिए। अगर होस्ट है तो होस्ट पे डिपेंड है तो पैरासिटिक करेगा, बाकी वो सारी चीजें खुद से करता है। हो गया एकदम?
एक इसमें और टाइप्स आता है जिसको अलग से ही लिखना है। ये तो हमने दो टाइप बताया कि ऑटो हो सकता है या हेट्रो हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन आती है जिसको आप बोलते हो बेटा सिम्बायोटिक। इसके अलावा एक कंडीशन आती है जिसको आप कहते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक है ना। तो एक तीसरा इसमें कंडीशन लिखो, सिम्बायोटिक कंडीशन, अलग से लिखो सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक क्या है? सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या है? जब किसी के साथ मिलकर के काम किया जाए या साथ मिलकर के न्यूट्रिशन बनाया जाए, ऐसा रिलेशनशिप आपका सिम्बायोटिक कहलाता है। मतलब जब किसी के साथ मिलकर के कोई काम होती है तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहलाती है और वो न्यूट्रिशन सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाएगा। सिम्बायोटिक में बस एक चीज मैं लिख रहा हूं जो आपको याद रखना है, वो है बेटा एक बैक्टीरिया का नाम जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम, और ये छोटा मोटा बैक्टीरिया नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, बार बार आएगा। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल्स के साथ रहेगा, यानी रूट नोड्यूल्स और राइजोबियम आपस में मिलकर के सिम्बायोसिस करते हैं और ये एक दूसरे पे क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे। न्यूट्रिशन का हिस्सा है। न्यूट्रिशन इसमें क्या करेगा? रूट नोड्यूल बनाएगा, नाइट्रोजन फिक्स करेगा। क्यों? कर लो यहाँ पे तीसरे नंबर पे। हमने तो ऑटो हेट्रो चुकी कर लिए थे, तो इसलिए यहाँ पे ये तीसरा टाइप है इसका। आप चाहें तो यहाँ पे एरो दे करके बना सकते हैं। सिम्बायोटिक क्या है बेटा? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें दो लोग आपस में इन्वॉल्व होंगे और दोनों के प्रेजेंस होने के कारण ही न्यूट्रिशन होगा। यानी राइजोबियम है तो रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है, और नाइट्रोजन फिक्स हो रहा है तब इनको एक्स्ट्रा खाना मिल रहा है। पक्की बात है। तो दो लोग जब आपस में रिलेशनशिप में होते हैं तो हो सकता है कि वहां पे दोनों को फायदा हो सकता है किसी एक को फायदा हो सकता है दोनों को नुकसान हो। रिलेशनशिप यही तो होती है। क्या रिलेशनशिप में हमेशा फायदा ही फायदा होता है? अरे कभी कभी नुकसान भी होता है, और ज्यादातर तो नुकसान ही होता है। आप तो बेटा फील कर पा रहे होगे है ही। तो याद रखिए, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को नुकसान हो वो कंपटीशन कहलाता है। कंपटीशन में हमेशा, जैसे अगर मान लीजिए शेर और बकरी की लड़ाई है, फायदा किसको है? शेर को। और नुकसान किसको है? क्या ये बात सही है? अरे बकरी अगर एक झापड़ भी मारी शेर को तो नुकसान तो शेर का भी है। अगर शेर दौड़ा के पकड़ रहा है बकरी को तो यार नुकसान तो शेर का भी है। एनर्जी तो वो भी खर्च कर रहा है। हमने कब कहा कि वो हमेशा 100% फायदा किसको है? 100% फायदा तो किसी को नहीं है, दोनों को ही नुकसान हो रहा है। कंपटीशन में हमेशा याद रखिए दोनों का ही नुकसान होता है, फायदा किसी को नहीं होता है। आप उसके इंटरेक्शन के हिसाब से देखिए। आप ये मत देखिए कि लास्ट में तो सर बकरी को खाई जाएगा ना, शेर तो फायदा तो है। अरे यार फायदा होगा तब होगा। एक जंगल में अगर मान लीजिए एक जंगल में बहुत सारे हिरन चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, और उधर से अचानक ये आवाज भेड़ियों के कानों में चली गई। तो भेड़िया क्या करेंगे? भेड़िया सोचेंगे आज तो दावत ही दावत। वो उधर से भागे आए और इधर से आवाज जब खड़खड़ाहट की हुई तो राजा जी के कानों में गई। शेर जब राजा जी के कानों में गई तो सोचता है हमसे बड़ा शिकारी कौन है इस जंगल में, वो भी दौड़ता है उसी तरह। जब दोनों आते हैं तो एक दूसरे के सामने जब दोनों की नजरें पड़ती है, इधर से भेड़िया इधर से शेर, अचानक पैर रुकता है बेटा। पैर रुकती है तो पैर के रगड़ने के कारण धूल उड़ती है। शेर अपने आगे वाले पैरों को हटा करके ऐसे धूल को हटा रहा है और सोच रहा है कि ये आए हैं शिकार करने। इतने में जब वो उधर से आने की आवाज दोनों की हो रही थी तो दोनों तरफ हिरन भाग गए, और आमने सामने कौन है? भेड़िया और शेर। भेड़िया आपस में बात करते हैं, बेटा निकल चलो नहीं तो निपटा देगा, क्योंकि शेर है। क्या फायदा किसी को हुआ? क्या
अरे चाहते तो शेर और भेड़िया मिल बांट के खा लेते, लेकिन ईगो सामने क्या था बेटा? शेर के ईगो नुकसान करा दिया। क्योंकि यार शेर कभी भी भेड़ियों के साथ मिलके खाएगा क्या? ईगो नहीं है क्या साथ में? साथ में ईगो बहुत बड़ी चीज है, वो ईगो नहीं खाने देती है। पता चला खाते खाते 2-4 भेड़िया भी निपटा देगा वो, है कि नहीं? तो याद रखिए, न्यूट्रिशन के टाइप में जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं और बात कंपटीशन की हो, तो यार नुकसान हमेशा होगा। सिम्बायोटिक में अगर फायदा चाहिए तो म्यूचुअलिज्म होना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड का नाम तो सुना ही होगा, फायदा दोनों का, बैंक का भी और आपका भी। इसी तरीके से नहीं म्यूचुअल नाम पड़ा है, यहीं पे यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप जब आती है तो फायदा राइजोबियम को भी है और फायदा रूट नोड्यूल्स को भी है। क्योंकि यार राइजोबियम नहीं होगा तो नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा, नाइट्रोजन फिक्स नहीं होगा तो इनकी न्यूट्रिशन कम हो जाएगी। और दूसरी चीज न्यूट्रिशन तो ये इसी से ले रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जो एरो लिखा हुआ है, एरो जो बना हुआ है उस पर लिखो नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये राइजोबियम क्या कराता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। और जो रूट नोड्यूल्स हैं, इनसे इनको क्या मिलता है बेटा? फूड मिलता है। तो रूट नोड्यूल से फूड मिलता है और वहां से वो खाना लेते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कौन से प्लांट के रूट नोड्यूल्स? लेग्यूम्स। तो रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम्स किसे कहते हो बेटा? जितनी दाल वाली फैमिली होती है ना, दलहन, जैसे चना, मटर, सरसों, ये सारा दाल में आ जाएगा। सरसों नहीं, ये क्या बोलते हो उसको? रहर, अरहर, ये सारी चीजें दाल में आती हैं। तो ये सब लेग्यूम्स में ही आते हैं। एक फैमिली आपको पढ़नी है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, फैबेसी करके दिया है आपके क्लास 11th के फ्लावरिंग, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 फैमिली पढ़नी है। चलो हो गया क्या? ये हो गया। ये एक नोट लिखिए, एक नोट लिखो बेटा, एक नोट लिखो, लिखिए नोट में बैक्टीरिया, डैश देके लिखो बैक्टीरिया सिंपल इन स्ट्रक्चर, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बिहेवियर किस बेसिस पे आप बात कर रहे हैं? मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बिहेवियर को ब्रैकेट में लिख लो, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अब एक चीज बताओ यार, फोटो ऑटोट्रॉफिक है, लाइट के प्रेजेंस में खाना बना रहा है, लाइट के प्रेजेंस में जब खाना बनाएगा और फोटो ऑटोट्रॉफिक है तो क्या ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए, लेकिन नहीं होता है। यहां कह दो बेटा जितने यू बैक्टीरिया हैं वो तो नॉन ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया हैं। किसी भी बैक्टीरिया के कारण, यू बैक्टीरिया के कारण कभी भी ऑक्सीजन रिलीज, अरे ऑक्सीजन रिलीज पहली बार स्टार्ट हुआ था साइनो बैक्टीरिया से। तो जब बात साइनो बैक्टीरिया की आएगी तब ऑक्सीजनिक की बात आएगी। ये चीज छोटी है मगर याद रखने वाली है, क्योंकि आप तो जानते हैं जहां जहां फोटो वहां वहां ऑक्सीजन, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फोटो ऑटोट्रॉफिक एक अलग से हेडिंग डालो, एक अलग से हेडिंग डालिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में यार कुछ ऐसा होगा क्या? फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में लाइट के प्रेजेंस में खाना बनेगा। ये है लाइट, लाइट रिएक्शन, लाइट आया और लाइट के आने से, लाइट के आने से प्रिपरेशन ऑफ फूड, खाना बना है।
यानी जैसे ही लाइट आती है तो रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन होता है और लाइट रिएक्शन के कारण फूड बनता है। जरा एक चीज बताओ, ये जो फूड बना इसमें क्या CO2 का रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ जिससे C6H12O6 बना? ऑक्सीडेशन नहीं हुआ ना। तो आप तो यार ये जानते हो ना कि CO2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है जिसके कारण C6H12O6 बन रहा है। और ये है क्या? ग्लूकोज ही तो है। आप जब भी लिखते हैं तो आप ये लिखते हो, एक रिएक्शन लिखते हो CO2 प्लस H2O गिव राइज टू C6H12O6। और आप बाकी जानते हैं कि क्लोरोफिल होगा और नीचे की तरफ वाटर होगा, ये बात पता है। एनर्जी तो यार लगेगी, हर एक चीज में एनर्जी लगेगी, बिना एनर्जी के ना जुड़ेगा ना टूटेगा। तो यहां पे क्या होती है CO2 प्लस H2O, उसके ऊपर पिगमेंट होगा क्लोरोफिल है और नीचे की तरफ क्या होंगे। तो अब जब ये रिएक्शन होती है तो क्या बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। अब ये जो ग्लूकोज बना, इस ग्लूकोज में क्या बॉन्ड है? क्या बॉन्ड के थ्रू तो जुड़ा होगा। ये जितने बॉन्ड हैं वो सारी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। और यही जब ग्लूकोज टूटता है तो उसके बॉन्ड टूटते हैं और बॉन्ड के टूटने के कारण एनर्जी फिर से रिलीज होती है ATP के फॉर्म में। तो अब जो यहां पे बात हो रही है, यहां पे बना, लेकिन मैंने यहां पे क्या लिखा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। एक रिएक्शन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, तो आप लिखते हो 6CO2 प्लस 12H2O गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ऐसा लिखते हैं ना, तो बैलेंस होता है। तो 6O2 यहां से बाहर निकल रहा है। अब जो 6O2 बाहर निकल रहा है वो कहां से निकल रहा होगा? वाटर के टूटने से। वाटर में 12 ऑक्सीजन है, निकल कितना ऑक्सीजन रहा है? 12। कहां 6 गुना 12 नहीं ऑक्सीजन है, 12 ऑक्सीजन निकल रहा है। अरे जितना H2O में ऑक्सीजन होगा सारा ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो जाता है। याद रखिए, जब भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखिए तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिधर इतना H2O, इधर जितना H2O लिखा है वो सारा ऑक्सीजन के फॉर्म में लिबरेट हो जाना चाहिए, तभी रिएक्शन सही है, नहीं तो रिएक्शन क्या है? गलत। अब इसी के नीचे मैं एक दूसरा भी लिख रहा हूं, जरा देखना इसको। 6CO2 प्लस 12H2S गिव राइज टू C6H12O6 प्लस 6 मॉलिक्यूल H2। अब क्या ऑक्सीजन निकल रहा है? अब तो सल्फर निकल रहा है। हाँ? क्या ये फोटोसिंथेसिस नहीं है? है बेटा, है ये फोटोसिंथेसिस। लेकिन यहां H2O के जगह पे क्या यूज हो गया? H2S, क्योंकि यार बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट है और बैक्टीरिया का नाम पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया तो कभी वाटर रिलीज करेगा नहीं, ऑक्सीजन रिलीज करेगा नहीं। तो ऊपर वाला ऑक्सीजन ही क्या नॉन ऑक्सीजन ही, नीचे वाला ऑक्सीजन ही क्या नॉन ऑक्सीजन। यही चीज मैं समझा रहा हूं। तो आपकी जो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करती है वो ये वाला करती है, लेकिन जब साइनोबैक्टीरिया की बात आएगी तब मैं ये वाला कराऊंगा। तो अभी तो आप याद रखो यार कि जो फोटो ऑटोट्रॉफिक है वो कैसा है? नॉन ऑक्सीजन। पक्की बात है, किसी को कोई कंफ्यूजन? तो मोनेरा यार याद रखोगे ना आज से कि जितने हैं सारे के सारे फोटो होंगे, लेकिन वो क्या है? नॉन ऑक्सीजन। चलिए बहुत साइनोबैक्टीरिया मोनेरा में तो आता है। एक्सेप्शन क्यों रहेगा? एक्सेप्शन क्यों रहेगा? वो तो भाई पहली बार बैक्टीरिया आया जिसमें क्लोरोफिल ए वगैरह रहा और वो H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कर पाया, क्योंकि सबसे पहले आए कौन? आर्की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया और फिर साइनोबैक्टीरिया आया। पक्की बात है, क्योंकि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया तक कोई ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा था, लेकिन जब साइनोबैक्टीरिया आया तो पहली बार ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में। अरे आपका एटमॉस्फेयर पहले ऑक्सीजनिक था ही नहीं, कोई ऑक्सीजन नहीं था।
रिड्यूस टाइप का ऑक्सीजन था, कोई ऑक्सीजन था ही नहीं, जो ऑक्सीजन था भी वो वेपर के फॉर्म में था, फ्री फॉर्म में कोई ऑक्सीजन। आज तो आपके ऊपर एक मोटी लेयर ओजोन की है जो ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन रखता है, लेकिन यार पहली बार जब एटमॉस्फेयर और अर्थ बनी उस टाइम पे आपके एटमॉस्फेयर में कोई भी फ्री ऑक्सीजन नहीं था। धीरे धीरे कई हजारों सालों तक रिएक्शन होते रहे और एटमॉस्फेयर आपका नॉन रिड्यूसिंग टाइप ही था, रिड्यूसिंग टाइप ही था। बाद में ऑक्सीजन आते गए और धीरे धीरे रिएक्शन होते गए और चेंजेस आते गए। पक्की बात है। तो जरा इसमें लिखिए, फोटो ऑटोट्रॉफिक में लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट prepare their own food, in the presence of light prepare their own food, condition known as photoautotropic. अगर ऐसी बात है तो आप ये भी बताइए कि जो फूड प्रिपरेशन हो रहा है, क्या मैं इसको नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस लिख दूं? तो आप इसको लिखेंगे बेटा नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बताओ रे बेटा बताओ, जब नॉन ऑक्सीजेनिक है तो क्या वाटर की फोटोलिसिस होगी? नहीं होगी। तो आप लिखेंगे नो H2O फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब होता है लाइट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल का टूटना, और वाटर टूटेगा तो ऑक्सीजन देगा ही नहीं, यहां तो वाटर है ही नहीं तो टूटेगा क्या? तो याद रखिए कोई वाटर फोटोलिसिस नहीं। क्या यहां पे कोई इवोल्यूशन दिख रहा है? ना, कोई नहीं। यानी कि यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं था, यहां पे ऑक्सीजन इवोल्यूशन क्या था? एब्सेंट था। तो जब बैक्टीरिया केवल थे, साइनोबैक्टीरिया नहीं थे, तो वहां पे आपको ऑक्सीजन इवोल्यूशन एब्सेंट था बेटा। ऑक्सीजन इवोल्यूशन क्या था? एब्सेंट। तो ये इतनी बातें तो याद रखते हैं। नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, कोई H2O की फोटोलिसिस नहीं और कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा था ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ जब साइनोबैक्टीरिया आ गए तब। फिर एक क्वेश्चन आता है, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से साइनोबैक्टीरिया, हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और रिएक्शन के कारण। अब आप हमसे पूछोगे यार ठीक है, मान लिया आपकी बातें कि ऑक्सीजन नहीं लिबरेट हो रहा है, और ये भी मान लिया कि ठीक है ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, आपकी बातें सही है। लेकिन यार आप ये भी तो समझाओ कि फिर हाइड्रोजन दे कौन रहा है? क्योंकि जब H2O टूटता है तो हाइड्रोजन दिया जाता है और ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। तो हाइड्रोजन डोनर कौन है यहां पे, जो ले करके रिडक्शन करा के और C6H12O6 बना रहा है? तो यहां पे हाइड्रोजन डोनर अलग अलग होते हैं, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ आपके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोजन डोनर। तो एक हेडिंग डालो, हाइड्रोजन डोनर। किसके केस में बात हो रही है? फोटो ऑटोट्रॉपिक। लिखो हाइड्रोजन डोनर। हाइड्रोजन डोनर बेटा यहां पे कौन कौन हो सकता है? अगर ये बात होती है कि हाइड्रोजन डोनर कौन कौन होगा, पहले नंबर पे आपको याद रखना है हाइड्रोजन डोनर कोई फैटी एसिड हो सकता है, फैटी एसिड। तो फैटी एसिड कोई हाइड्रोजन डोनर हो सकता है। थायोसल्फेट, थायोसल्फेट भी हाइड्रोजन डोनर हो सकते हैं, है ना? मेनली आपको याद रखना है फैटी एसिड, थायोसल्फेट, और इसके अलावा जो H2S आपने लिखा था वो भी, हाइड्रोजन सल्फाइड भी आपने तो लिखा ही था ना, तो H2S। तो ये तीन हैं जो हाइड्रोजन डोनर के तौर पे काम करते हैं। हाइड्रोजन डोनर में नाम एक बार बोलो, थायोसल्फेट, फैटी एसिड, H2S। क्या अमीनो एसिड भी हो सकता है? हो सकते हैं, लेकिन रेयर है ना? तो अब इन चार ग्रुप्स को हम लोग थोड़ा सा डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले ऊपर की तरफ लिखोगे H2S, फिर लिखो थायोसल्फेट, फिर लिखो
फैटी एसिड और फिर लिखो अमीनो एसिड। जरा ध्यान से सुनिएगा आप जो मैं बताने जा रहा हूं। नीचे की तरफ लिखा है अमीनो एसिड। तो हो गए कितने? 4। क्या क्या लिखा है? H2S, दूसरा, तीसरा और चौथा। पक्की बात है। अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक है और कुछ ऐसे हैं जो इनऑर्गेनिक। उनके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हो रही है। तो जो ऊपर के दो हैं इनके आगे एरो दे के लिखिए। जो ऊपर के दो हैं उसके आगे एरो दे के लिखो। ये इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक है? इनऑर्गेनिक है। बहुत बढ़िया। तो आगे देख के एरो दे के लिखो इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक ये कैसे हैं? इनऑर्गेनिक। और नीचे के दो जो हैं वे क्या हैं? ऑर्गेनिक। तो फैटी एसिड, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक है, थायोसल्फेट और H2S आपका इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में फिर दो बातें। इनऑर्गेनिक में फिर दो बातें, ध्यान से। इनऑर्गेनिक में फिर दो बातें हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, एक है आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो एक तरफ आप लिखेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तो एक आप लिखोगे बेटा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो किसमें आ रहा है? इनऑर्गेनिक वाले में, यानी कि H2S या थायोसल्फेट। और दूसरा हमने लिखा है ग्रीन। दूसरा हमने लिखा है बेटा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बताओ रे, क्या दोनों के एक एक एग्जांपल आप बता सकते हैं? अरे पर्पल सल्फर का एग्जांपल लिखो, क्रोमैशियम बैक्टीरिया का नाम है, क्रोमैशियम। और जो आपका इसका एग्जांपल है वो क्लोरोबियम। तो इसका एग्जांपल लिखोगे क्लोरोबियम। दोनों के क्या है? एक एग्जांपल। क्रोमैशियम बैक्टीरिया है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम बैक्टीरिया है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और दोनों को अंडरलाइन कर लो क्योंकि एग्जांपल में पूछ सकता है। क्रोमैशियम, क्लोरोबियम। हो गया क्या इतना? तो एक आपने एग्जांपल में लिखा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल लिखा है क्रोमैशियम, एक लिखा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल लिखा है क्लोरोबियम, एक लिखा है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल लिखा है क्लोरोबियम, क्रोमैशियम, एक लिखा है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया जिसका एग्जांपल है। पक्की बात है। अब जरा आ जाओ बेटा इनऑर्गेनिक में आ जाओ। ऑर्गेनिक में जब आप आते हैं तो ऑर्गेनिक में भी आपको एक एग्जांपल लिखवा रहा हूं मैं। तो ऑर्गेनिक में आ जाओ। ऑर्गेनिक के अंदर जब आओगे तो ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एक नाम लिखना है, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल क्या होगा? रोडोस्पाइरिलम। तो इसका एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम, एग्जांपल याद रखना है बेटा, रोडोस्पाइरिलम नॉन सल्फर, बाकी क्लोरोबियम सल्फर, पर्पल सल्फर, क्रोमैशियम। हो गया? यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन? ये हम लोगों ने किस में पढ़ा है? फोटो में। किस में पढ़ा है? अभी तो कीमो बाकी है। तो कीमो भी बाकी है। मैंने बोला ना सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है? न्यूट्रिशन ही। सबसे सिंपल बॉडी और सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन किसका होता है? बैक्टीरिया का। तो जितने भी मोनेरन्स पढ़ेंगे
और उस मोनेरा में भी अगर यू बैक्टीरिया की बात करिए तो सबसे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिशन ये शो करता है। बॉडी सबसे सिंपल और न्यूट्रिशन सबसे कॉम्प्लेक्स। आपने तो बेटा लिखा है कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो दिखना चाहिए। हमने तो अभी सिर्फ फोटो की बात करी है, अब किसकी बात होने जा रही है? कीमो ऑटोट्रॉफ। तो अगला हेडिंग डालो बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कीमो ऑटोट्रॉफ। बेटा जैसे आपने फोटो ऑटोट्रॉफ में दो कैटेगरीज बनाई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक वैसे ही क्या कीमो ऑटोट्रॉफ में भी दो कैटेगरीज हो जाएगी? एक तरफ आप लिखेंगे ऑर्गेनिक और एक तरफ आप लिखेंगे इनऑर्गेनिक। तो एक तरफ लिखेंगे ऑर्गेनिक और एक तरफ लिखेंगे इनऑर्गेनिक। एक तरफ लिखो ऑर्गेनिक, एक तरफ लिखो इनऑर्गेनिक। कैसे हो रहा है? आज इसको वाइब्रेशन मोड पे चला गया है, कर कुछ और रहे हैं, कुछ और रहे हैं। चलो इनऑर्गेनिक लिखो, अपने आप गायब हो रहा है इसको। एक तरफ लिखो ऑर्गेनिक, एक तरफ लिखो इनऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक के नीचे फिर एरो दीजिए, ऑर्गेनिक के नीचे एरो दो और लिखो कीमो ऑर्गेनिक। कीमो ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के नीचे एरो दो और लिखो कीमो ऑर्गेनिक। कीमो ऑर्गेनिक। तो एक आपने लिखा बेटा कीमो ऑर्गेनिक, और जो इनऑर्गेनिक है इसके नीचे लिखो कीमो लिथो ऑर्गेनिक। लिखते चले जाओ कीमो लिथो। अच्छा एक चीज और सुन लो, क्योंकि आगे पूछेगा तो आपको कंफ्यूजन होगा। और इनऑर्गेनिक के लिए टर्म लिथो यूज कर रहे हैं और ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनो यूज कर रहे हैं। कीमो ऑर्गेनिक, कीमो लिथो, ठीक है। तो लिथो टर्म जनरली इनऑर्गेनिक के लिए बोला जा रहा है। अब इसमें एग्जांपल क्या आएगा, कोई बताएगा? इसका एग्जांपल बेटा मिथेनोजेंस का नाम तो सुना ही होगा। मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस क्या है? बैक्टीरिया है। वे बैक्टीरिया जो एक तरीके से आर्की बैक्टीरिया है। क्या है? अरे आर्की बैक्टीरिया ही सिर्फ कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक सिर्फ कौन हो सकता है? आर्की बैक्टीरिया। तो लिख लीजिए मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस। और जो आपके कीमोलिथो में आते हैं इसके एग्जांपल्स क्या है? नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। आज का लेक्चर थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये सारा आपको नाम आएगा, तो आज के लेक्चर थोड़ी बोरिंग लगेगी इसलिए कि इसमें नाम है केवल। बैक्टीरिया के नाम तो भाई इसके साथ क्या खिलवाड़ किया जा सकता है, वो खेलने दिक्कत हो जाएगी। तो एक तरफ लिखो नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया जो आपके कीमो इनऑर्गेनिक में जाएंगे, और कीमो ऑर्गेनिक में लिखो मिथेनोजेंस। मिथेनोमोनास भी लिखा जाता है, मिथेनोजेंस भी लिखा जाता है, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो इस तरीके से अब ये न्यूट्रिशन वाला हिस्सा हम लोगों के बीच खत्म हो गया, नहीं रहा, नहीं रहा। भावुक नहीं होना है बेटा, अभी बहुत लोग नहीं रहेंगे, है ना। वैसे बहुत सारी चीजें अभी नहीं रहेंगी। तो एक हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हेडिंग डालो रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। तो एक हेडिंग डालिए रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। एक तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बात किया था, तो इसमें हेल्प कौन करता है? मीजोजोम्स, मीजोजोम्स। तो मीजोजोम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में या तो एरोबिक हो सकता है या तो एनएरोबिक हो सकता है। यानी एक कैटेगरीज एरोबिक की है और दूसरी कैटेगरीज एनएरोबिक की है। आप तो बेटा कह दो कि दो टाइप्स के हैं, एक है एरोबिक। एरोबिक वे हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, और दूसरे वे हैं जो जिनको आप कह रहे हो बेटा एनएरोबिक। अरे एनएरोबिक वे हैं जो
ऑक्सीजन के एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर रहे हैं। अब एरोबिक के भी दो टाइप हैं। एक है, याद रखना, एक है जिसको बोलते हो ऑब्लिगेट एनएरोबिक, तो एक को बोलते हो ऑब्लिगेट एनएरोबिक, ऑब्लिगेट एनएरोबिक। ये जितने नए नए टर्म मिल रहे हैं ये पूरे अब 12 तक मिलेंगे, इसलिए जो भी नया लगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा जरूर। एक है ऑब्लिगेट और एक है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव एरोबिक ऐसे ही, सॉरी उल्टा उल्टा लिखा, इसको आप सही करो। आ जाओ भैया रबड़, इधर लिखेंगे ऑब्लिगेट एरोबिक, इधर लिखोगे ऑब्लिगेट एरोबिक और इधर लिखोगे फैकल्टेटिव एनएरोबिक। ऐसे ही जब आप बात करते हैं एनएरोबिक की, तो एनएरोबिक में भी दो टाइप, बातें नहीं, एक लिखो ऑब्लिगेट एनएरोबिक और एक तरफ लिखेंगे फैकल्टेटिव एरोबिक। फैकल्टेटिव, आप कहोगे यार ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव क्या? ऑब्लिगेट का मतलब वह बैक्टीरिया जो केवल ऑक्सीजन में ही सरवाइव कर पाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन खत्म बैक्टीरिया मर जाएगा। हाँ बेटा, लेकिन जो फैकल्टेटिव है उसे अच्छा तो ऑक्सीजन ही लग रहा है, लेकिन नहीं है तो भी कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो समझदार है, रह जाएगा बिना ऑक्सीजन के। इधर इधर ये वाले जो हैं ऑब्लिगेट वाले, ये कहते हैं हम तो बिना ऑक्सीजन में के रहेंगे, जैसे ऑक्सीजन देंगे बैक्टीरिया मर जाएगा। लेकिन जो फैकल्टेटिव एरोबिक हैं ये तो रहना तो पसंद करते हैं नॉन ऑक्सीजनिक में, जहां ऑक्सीजन ना हो, लेकिन अगर मिल भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात, सब चलेगा, है कि नहीं? तो लिखिए जरा ऑब्लिगेट एरोबिक। टाइम ओवर हो गया? चलता है तो ओवर हो जाना, कोई लंच करना, लंच करना है। चलिए लिख लीजिए, अब इतना क्लासिफिकेशन कर लिया तो उसको लिख लीजिए, लंच कर लीजिएगा। खाना पीना तो होता है, खाना पीना यार देखो क्लास चल रही है, धीरे से पीछे बैठो आराम से, जब टीचर लिखा करे धीरे से एक पराठा मार लो उसे, है ना? मुंह बंद ऐसे करके ना, कौन सा कुछ पूछना है, कुछ पूछना तो है नहीं। अब टीचर थोड़ी कहेगा क्या मुंह बंद करके बैठे हो रहे, चुपचाप ऐसे मुंह करके बंद किए रहो, फिर इधर लिख रहा है चला करके खत्म करो बेटा, है? 3 बार का मामला है, 2 पराठा ऐसे ही साफ हो जाएगा, है कि नहीं? ये तो अब एक्सपीरियंस सिखाना पड़ेगा, ये सब करते होगे तुम लोग यार, हाँ कर चुके होगे तुम लोग। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन रहा करे पीछे बैठा करो, धीरे धीरे दोनों काम होता रहेगा, पढ़ना भी और खाना भी। लिखिए जरा ऑब्लिगेट एरोबिक में लिखो, ऑब्लिगेट एरोबिक में लिखिए। एग्जाम नहीं कुछ हेडिंग नहीं डालना, एग्जांपल लिखना है। एजोटोबैक्टर, कौन सा बैक्टर बेटा? एजोटोबैक्टर। आप कहोगे याद करना है, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं क्यों, याद करना है, लिखो एजोटोबैक्टर। क्या है नहीं याद करना, सब याद करना है, सब याद करना है। दूसरा फैकल्टेटिव एनारोबिक में लिखिए एसिटोबैक्टर एसेटी, एसिटोबैक्टर एसेटी। ये वही बैक्टीरिया हैं जो एसिटिक एसिड रिलीज करते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH रिलीज करने वाला बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसेटी है। हो गया? इसके अलावा ऑब्लिगेट एनारोबिक में लिखो क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम। हम सोचे थे आज खत्म हो जाएगा यार, अभी बैक्टीरिया ही नहीं खत्म हुआ तो होने का कहां से। इसमें लिखो एग्जांपल में
ऑल फर्मेंटर्स बैक्टीरिया, जो फर्मेंटेशन कराते हैं, ऑल फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया, ऑल फर्मेंटेटिव बैक्टीरिया। तो ये हो गए आपके पूरे। अगली हेडिंग डालो रिप्रोडक्शन। तो सीड के क्वेश्चन को अभी फिर भी नहीं लगेंगे, क्योंकि सीड में तो हमारे